विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव उज्जैनी में होने जा रहा है। जो धर्म नगरी है हमारे मध्य प्रदेश की, पूरे कह सकते हैं बाबा महाकाल वहाँ विराजे हुए हैं। वहाँ पर ये महोत्सव एक कहीं न कहीं किसी एक जलसे से कम नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं श्री राम तिवारी साहब। सर, कैसे देखते हैं ये बड़ा महोत्सव 127 दिन? जहाँ तक देखने का प्रश्न है तो अच्छा ही लग रहा है कि एक असंभव सा स्वप्न साकार होने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि विक्रमोत्सव आज से करीबन 18 साल पहले 19 साल पहले चालू किया और निजी स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शुरू कराया था और उसके बाद ये लगातार धीरे धीरे वो बढ़ता ही गया। जैसे 2 बरस पहले ये लगभग 30 दिन के आसपास का ये गतिविधि हुई और पिछले बरस लगभग 42 डेज 42 दिन 43 दिन का ये था, तो जिसे एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में सम्मानित किया गया। तो इस बार इरादा है मुख्यमंत्री जी का कि इसे दुनिया के फलक पर लेके आया जाए। वैसे भी जिस शख्सियत के नाम से ये समारोह स्थापित किया गया है, सम्राट विक्रमादित्य, तो सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य, सार्वभौम का मतलब है कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में उनका कीर्ति पताका रही है, या उनका राज्य का या विचार का या संस्कृति का एक गहरा संबंध रहा है। दूसरे, विक्रमादित्य ऐसी शख्सियत भी हैं जिनका केवल वो राजा नहीं है, केवल वो सम्राट नहीं है, बल्कि उनके साथ जो नवरत्नों की जो परंपरा है तो वो भी बड़ी अद्भुत है। उसमें सब तरह के लोग शामिल हैं, वैज्ञानिक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, और ऐसे ही अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो शामिल हैं। और इसमें जो 2 लोग और हैं जिनके बारे में चर्चा कम ही होती है, वो है मूलदेव और आचार्य व्याड़ी। देखिए, कालिदास हैं तो साहित्यकार हैं, वररुचि है तो साहित्यकार हैं, अमर सिंह हैं तो व्याकरण का उनने काम किया, अमरकोश की रचना की है। वराहमिहिर हैं तो एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोनॉमी का भी वो काम किया उनने। दुनिया भर में, हिंदुस्तान, उज्जैन में, दिल्ली में, मेहरौली में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में वेधशालाएँ बनाई। और शंकु हैं, आचार्य शंकु हैं, घटखरपर हैं, कई तरह के लोग हैं। उसी वैरायटी में प्रतिभाओं की जो है आचार्य व्याड़ी और मूलदेव। अब आचार्य व्याड़ी एक तरह से कीमियागर हैं। इनके नाम कम सुने गए हैं। हाँ, कीमियागर हैं जो उन्होंने सोना बनाने की विधि विकसित की और उसके साथ साथ व्यक्ति के उड़ने की। और उसका मज़ेदार बात यह है कि अलबरूनी जैसे जो हिस्टोरियन है और भारत यात्री हैं, उन्होंने भी उसका जिक्र किया है। और दूसरे सज्जन हैं मूलदेव। तो मूलदेव की जो ख्याति है वो धूर्त शिरोमणि की है। धूर्त शिरोमणि। तो ऐसे कौन से राजा हैं, अरे सबकी टीम में लोग रहते ही होंगे, लेकिन मूलदेव जैसे लोग हैं। कालिदास, एक तरफ कालिदास हैं, वराहमिहिर हैं, तो दूसरी तरफ मूलदेव भी हैं, आचार्य व्याड़ी भी हैं। तो विक्रमोत्सव के बहाने ये जो सारी ज्ञान विज्ञान की जो सारी परंपराएं रही हैं, जो अलग अलग अनुशासन है, उसको लेकर विक्रमोत्सव में हम कुछ कार्यक्रम और गतिविधि करने की हमारी कोशिश है। अब जैसे इस बार जो होगा कि कवि सम्मेलन भी है, देशी बोलियों का जो कवि सम्मेलन है वो भी होगा, क्षेत्रीय भाषाओं के जो कवि हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मालवी है, निमाड़ी है, मध्य प्रदेश की भी है और देश की भी संभव है। और दूसरे, हिंदी का हम लोग करते रहे, लंबे समय से करते रहे, 15-20 साल उसको होते हो गए हैं। और बोलियों का सम्मेलन जो है वो पिछले साल से हमने शुरू किया है और इसमें तमाम हज़ारों लोग सहभागी होते हैं। फिर इसके साथ साथ विभिन्न प्रदर्शनियां हैं जो शोधपूर्वक हैं। तो जैसे आर्ष भारत, जो हिंदुस्तान की जो धरोहर है, थाती है,
कि ऋषि वैज्ञानिक जो हैं, हमने ऋषियों को लगभग ये मान रखा है कि सब वो तो पूजा पाठ वाले आदमी होंगे, तो उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान को बदला। तो उसमें महर्षि अगस्त्य भी हैं, अत्रि भी हैं, कोई नदी की खोज कर रहा है। अब जैसे सगर हैं या भागीरथ हैं, तो जिनने काम किया तो वो सब भी हैं। और इंद्र का क्या योगदान है, समाज वैज्ञानिक की बात मैं कर रहा हूँ, या महादेव का क्या योगदान है। अच्छा। तो महादेव जाहिर है कि पूरे संसार के लिए वो ईश्वर हैं, विष्णु भी ईश्वर हैं, लेकिन इनके अपने सृष्टि के सृजन में, निर्माण में योगदान क्या है, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने कुछ काम किया हुआ है। तो वो हम प्रदर्शनी करने जा रहे हैं। और इसमें अभी पिछले बरस हमने 111 ऋषियों को शामिल किया था, इस बार लगभग उससे दुगनी संख्या में, अच्छा। मैंने लगभग 222 के आसपास होगा। 127 दिन तिवारी सर बहुत लंबा समय होता है, और इस पूरी पब्लिक को उस समय बांधना निश्चित तौर पे अभी जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो राइडिंग की जाएगी, हेलीकॉप्टर की राइडिंग भी होगी, घुड़सवारी भी होगी, ऊँट सवारी भी होगी, तो डिफरेंट लाइन की बड़ा चैलेंज है। तो ये इसका पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है, और चूंकि उसका शुभारंभ सुनने में आ रहा है कि भोपाल से किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से। जी हाँ, देखिए, एक तो भोपाल से उसका शुभारंभ करने का इरादा है, तो 24 फरवरी को भोपाल से करेंगे, क्योंकि एक भाव यह है कि विक्रमादित्य केवल उज्जैन के राजा नहीं हैं, उनका संबंध भोपाल से भी है, और बल्कि भोपाल के साथ साथ दिल्ली में भी, मैंने ये पहले तो मैं उसको इस क्रम में बता दूं कि भोपाल से शुरुआत इसकी 24 फरवरी को होगी, लेकिन 26 फरवरी से ये शिफ्ट हो जाएगा उज्जैन में। तो 26 फरवरी से तो 2 दिन क्या होगा, आप 2 दिन की बात करें अगर 24 फरवरी यहाँ से विधिवत उद्घाटन करने के बाद फिर वहाँ शिफ्ट होगा। वहाँ गतिविधि को देखते हैं, अभी क्योंकि फाइन ट्यून अभी किया नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन रोड हाँ कि जरूरी नहीं कि भी कुछ दिन तो हमको गैप देना पड़ेंगे। जैसे भी ये जो समय है हमारा, तो इसमें रंगपंचमी भी आनी है, होली भी आनी है, तो ये गतिविधियाँ भी होंगी, तो वो समाज की बड़ी गतिविधियाँ हैं, तो उसमें जाहिर है कि हम लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। पर बाकी ऐसे जो दिन है उनको छोड़कर, अब जैसे हम शुरू ही कर रहे हैं शिवरात्रि के दिन से, तो मेरा ख्याल है कि शिवरात्रि हमारे हिंदू समाज का सबसे बड़े उत्सव के रूप में है, और लगभग सब तरह के लोग शिव की आराधना भी करते हैं, और उपवास रखना है या जो भी कुछ करना है तो उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के सबके अपने अपने तरीके हैं, वो करते हैं। वो पूरे देश भर में होता है, तो हम उस दिन से शुरू कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उस दिन जब हम करेंगे तो शिव जी से संबंधित, महादेव से संबंधित कुछ हम गतिविधियाँ करें, जिसके कारण भाव में। दूसरा, फिर वहाँ पर जैसे अभी भोपाल में जो विचार है कि सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण, तो भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश दिए हैं कि इसकी पुरस्कार राशि बढ़ाकर, तो पहला राष्ट्रीय अलंकरण जो है वो लगभग 21 लाख रुपए का है, और बाकी जो 5-5 लाख के 3 जो राज्य स्तरीय जो अलंकरण हैं वो 5-5 लाख रुपए के हैं। तो 21 लाख रुपए राशि का, इतने बड़ी सम्मान राशि का कोई दूसरा सम्मान है, ये मेरी जानकारी में नहीं, कम से कम मध्य प्रदेश में तो नहीं है, या दूसरे राज्यों में भी नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है, पर अभी कोई उसके बारे में कुछ ज़्यादा अंदाज नहीं। तो वो भी होंगे, अलंकरण के भी आयोजन होंगे, फिर अलग अलग सेमिनार होने हैं, विज्ञान को लेकर भी होना है, साइंस कांग्रेस भी होना है, और एस्ट्रोनॉमी को लेकर भी होना है, एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी होना है, वास्तुशास्त्र को लेकर भी होना है। 127 दिन में को आपने विभाजन कैसे किया, क्योंकि बड़ा टास्क है ये 127 दिन का। अच्छा, पहला सवाल। दूसरा ये कि ये कैसे उपज कैसे आई कि सब एकता लंबा करेंगे और पूरा। अब इस उपज के लिए तो आपको जाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री के पास, अच्छा। क्योंकि मुख्यमंत्री तो ठीक है, वो है ही, लेकिन पिछले 18-20 साल से उन्होंने बाकायदा एक संकल्प की तरह, एक जिद की तरह विक्रमादित्य को देश और दुनिया के फलक पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। अब चूँकि राज्य का समर्थन है, राज्य का सहयोग है, तो इसको हम थोड़ी आसानी से और बड़े पैमाने पर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसमें जैसे वहाँ पर विक्रम व्यापार मेला होना है, जो महीने भर सवा महीने जो भी चलेगा वो, और जबकि वो विक्रमोत्सव की पूरी अवधि तक, तो विक्रमोत्सव चलेगा 30 मार्च तक एक हिस्सा जो है, और उसी में व्यापार मेला भी है, पर्यटन की गतिविधियाँ भी होंगी, और टेक्सटाइल, चूँकि उज्जैन और मालवा वस्त्र उद्योग के लिए बड़ा प्रतिष्ठापित क्षेत्र रहा है, कपास की उपज भी खूब हुई है, और उसको लेकर गतिविधियाँ भी खूब मिल भी रहे हैं, सब रहे हैं। तो एक तो यह है, तो वो गतिविधियाँ भी होंगी, और कोशिश ये होगी कि ऐसे बहुत सारे वस्त्र उद्योग के जो उपकरण हैं जो अब देखने सुनने में नहीं आते, चूँकि ऑटोमेशन हो गया है, तो हैंडलूम है या और जो तरीके हैं, क्या हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, और उनसे वगैरह जो बहुत सारे लोग पहले पहना करते थे उस टाइप का कोई हाँ, नए कपड़े भी होंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर का भी लगाया जाएगा, साइंस के साथ एग्रीकल्चर भी आएगा किसानों को बढ़ावा? अब अभी तो नहीं मालूम, क्योंकि अभी हमारी अभी फ़िलहाल उसको सोचा नहीं है। तो हाँ, लेकिन वो एग्रीकल्चर हम दूसरी तरह से उसमें शामिल होगा, तो वो भी होगा। फिर विक्रम नाट्य समारोह, जिसमें हम करीबन 8-9 नाटक करते हैं, श्री कृष्ण पर भी केंद्रित होंगे, महादेव पर केंद्रित होंगे, और जो हमारी वाङ्मय में, संस्कृत में और हिंदी में जो क्लासिक नाटक हुए हैं, चाहे वो मृच्छकटिक हो या दूसरे हों, वो सब भी होने वाले हैं, और उसमें देश प्रदेश की मंडलियाँ जो हैं वो इसमें शामिल रहती हैं, वो करेंगी, प्रस्तुति करेंगी। तो ये गतिविधियाँ भी होने वाली हैं। इसके अलावा प्रदर्शनियों की मैंने बात की, तो कम से कम 8-10 प्रदर्शनियाँ होने वाली हैं, और ये ऐसा समारोह है जो किसी एक स्थान पे नहीं हो रहा है। उज्जैन में ही जब होना है उसको 30 मार्च तक, तो लगभग उज्जैन शहर के अलग अलग स्थानों पर हमने उसके गतिविधियां होना है। कहीं पर प्रदर्शनी होगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है पौराणिक फिल्मों का, तो वो भी रेयर है, दुनिया में कहीं नहीं होता है, तो हमने उज्जैन में उसको कर रहे हैं। ये तीसरा बरस होगा हमारा करने का। तो उसमें विदेशों से जो लोग आना है, पहले भी आए थे, क्यूबा से और सूरीनाम से और चाड से, तो इस बार वो संख्या और बढ़ने वाली है। फिल्म अभिनेताओं अभिनेत्रियों की बढ़ने वाली है, और जो पौराणिक सिनेमा है उसको लेकर जो पोस्टर उस ज़माने जारी होते थे, चाहे विक्रमादित्य हो, चाहे फिर वो कालिदास हो, चाहे वो और तमाम सारे हैं, चाहे वो कृष्ण को लेकर है, राम जी को लेकर है, जैसे तमाम जो हैं, तो वो भी हम पोस्टर जो पहले से जारी हुए हैं, वो भी हमारे मित्रों ने उसका संग्रह किया है, और उसको हम शामिल करने वाले। एक तो ये होगा, इसके साथ साथ संवाद भी हैं, कुछ वर्कशॉप हैं, जैसे अभी महादेव मूर्तिकला कार्यशाला हमारी चल रही है, तो ये महाकाल लोक में लगभग 115-120 जो मूर्तियाँ वहाँ स्थापित हैं वो फाइबर ग्लास की हैं। तो फाइबर ग्लास की जो मूर्तियाँ, उनकी सीमाएँ, उम्र की सीमा है, तो उसको स्थायी रूप देने के लिए एक तो पाषाण की मूर्तियाँ होंगी और धातु की मूर्तियाँ होंगी, तो उसकी कार्यशालाएँ भी चल रही हैं। और जो मुख्यमंत्री जी का विचार है कि उज्जैन के और मालवा के जो कलाकार प्रतिभाएं हैं, जो इस मूर्ति कला में जिनकी रुचि है, वो भी विकसित हों, और एक इस तरह का उनको रोज़गार भी मिले। तो वो एक सतत चलने वाली कार्यशाला है, और वह उज्जैन हाट जो जगह है वहाँ पर महाकाल के पास में है, वहाँ पर वो चलेगी। तो इस तरह से है, वैदिक घड़ी जैसे, तो वो भी एक उसका हिस्सा है। तो इस तरह से कई तरह की गतिविधियाँ होंगी। अच्छा, 127 दिन जो चलेगा उसमें पूरे उज्जैनी को कवर किया गया है, कहीं जैसे फिल्म फेस्टिवल लगाया जा रहा है, या कहीं और मेला, तो चूँकि जो व्यावसायिक मेला है वो तो एक जगह कह सकते हैं 1-1.5 महीने का है, वो तो एक जगह स्थापित होगा, बकाया और सारी चीज़ें अलग अलग हैं। लगभग 26 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक, तो ये सारी गतिविधियाँ उज्जैन केंद्रित होंगी। तो इसमें मेला भी होगा, पर्यटन भी होगा, टेक्सटाइल की भी गतिविधियाँ होंगी, फिर कुछ और गतिविधियाँ शामिल हो जाएंगी, जैसे जनजातीय वैद्य शिविर होना है, जनजातीय जो प्रतिरूप हैं, मुखौटा हम कह सकते हैं उनको, तो वो भी हमारे संग्रह में, तो वो भी हम कुछ करने वाले हैं। देवी के 108 स्वरूप हैं, उनको लेकर प्रदर्शनी है। 84 महादेव मतलब हर कल्प में एक महादेव, और मज़े की बात यह है कि इसका केंद्र ही उज्जैन रहा है। 84 महादेव का जो अवधारणा है वो आपको न बनारस में मिलेगी, न इलाहाबाद में मिलेगी, न त्रिवेंद्रम में मिलेगी, न चेन्नई में मिलेगी।
तो हर कल्प में एक महादेव और उनका अपना एक योगदान, भगवान कृष्ण ने भी कलाएं वहीं से सीखी है, तो वो भी है। उनका भी एक होगा। तो उज्जैन तो वो धरती रही है जिसमें प्रभु के चाहे वो श्री कृष्ण हों, चाहे विष्णु हों, चाहे महादेव हों, चाहे देवी हों, चाहे राम जी हों, सबके आशीर्वाद मिलते रहे। और जो मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ का जो केंद्र है और समय है वो उज्जैन ही है। वो इसलिए भी है कि महाकाल जो हैं वो जाहिर है कि वो काल के नियंता हैं, उनसे परे कुछ भी नहीं है, तो उनका संबंध भी अनन्य संबंध उज्जैन से है। तो इस तरह की गतिविधियाँ भी होंगी। तो ये हमारी गतिविधियाँ चलेंगी 30 मार्च तक उज्जैन में। और 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा है, जिस दिन से सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में हमारा वर्ष बदल जाता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बदल जाता है। तो हाँ, तो 2000 विक्रम संवत 2081 की जगह वो 2082 उस दिन से चालू होगा। तो नया साल फिर आप हाँ, तो नया साल हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छा, ये भी हाँ, तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि अक्सर जो अलग-अलग तरह जो नए वर्ष हैं, तो कोई पार्टी करके कर रहा है, कोई किस तरह से समय जाया कर रहा है, हाँ, तो जो भी कुछ कर रहा है। तो इसमें जो है, एक तो ये कि 30 मार्च को उज्जैन में तो गतिविधि होगी ही, पर उसी के साथ साथ हम पूरे मध्य प्रदेश में फैल रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश के जितने 55 ज़िले हैं, उस दिन विक्रमोत्सव को लेकर और विक्रम संवत को लेकर एक एक दिन की गतिविधि वहाँ होगी। और न्यू ईयर का, नए साल का, वो हमारा नया साल। हाँ। अभी मैं उस मुद्दे पर आया नहीं कि हम नए साल में करने वाले क्या हैं, तो वो है। और इसके साथ साथ जो संभाग हैं हमारे, 9 संभाग मोटे तौर पर हैं, तो वहाँ भी हम विक्रमादित्य के बारे में, कविता के बारे में और ऐसे उनसे विक्रमादित्य से जो जुड़ी हुई गतिविधियाँ, उसको भी हम 30 मार्च से शुरू होंगी। हाँ, 30 मार्च से चालू होंगी, तो वो चलती रहेंगी 30 जून तक। अच्छा। लेकिन 30 जून तक अभी और क्या करने वाले हैं, तो एक तो ये गतिविधियाँ हमारी हो गई। इसके अलावा हम दिल्ली में विक्रमोत्सव करने जा रहे हैं, अच्छा, तो दिल्ली में भी कर रहे हैं। और इसके अलावा भोपाल में भी होगा विक्रमादित्य के नाटक और जो सारी सूचनाएं हैं जो भी होंगी। और एक विक्रमादित्य का जो घोर संबंध रहा है या सघन संबंध रहा है, वो अवंती महाजनपद से। तो अवंती महाजनपद जो है, तो वो लगभग प्रदेश के 10-12 जिलों तक उसका संबंध है मोटे तौर पर। ये अवंती क्या होता है, ये इस टाइप का? देखिए कि महाभारत काल और उसके आसपास का जो समय है, तो देश में 16 महाजनपद थे। मगध भी है, चैदी भी है, वत्स भी है, अवंती भी है, और भी महाजनपद हैं। तो अवंती महाजनपद, जिसका संबंध मालवा से, निमाड़ से, पश्चिम मध्य प्रदेश जो है, उससे बड़ा संबंध उसका महाजनपद को हम उस तरह देख सकते हैं। और महाजनपद की जो सीमाएं हैं या क्षेत्र है, वो विदिशा तक भी है, भोपाल तक भी है, सांची भी है। और सांची में जैसे मूलदेव का शिलालेख मिलता है, भीमबेटका में विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है, और उनके प्रागैतिहासिक चित्र भी मिलते हैं। तो ये सब भी जानकारी हम समाज के सामने लाएंगे। और ये जो अवंती महाजनपद जो है, इसमें विक्रमादित्य कालीन जो मुद्रांक हैं आर्कियोलॉजिकल, वो सारे भी हम एग्जिबिट करने वाले हैं, ताकि लोगों को पता रहे कि भाई मंदसौर में क्या मिला, कहाँ क्या मिला। तो ये विक्रमादित्य जो है, जो एक धारणा बना ली गई थी कि साहब वो एक कपोल कल्पना है, तो ऐसा नहीं है। और वो किस तरह से उन्होंने उसको किया हुआ है। मतलब उज्जैन में बात करें तो महाकाल भी वहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर 16 कलाएँ सीखी हैं, विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य एक बड़ा नाम। तो उनकी नगरी में 127 दिन का जो कार्यक्रम आप आयोजन करने जा रहे हैं, इतने थोड़े शब्दों में हम आपसे सुनना चाहेंगे कि एक क्या, जो लोगों से क्या कहना चाहते हैं आपकी, ये किया जा रहा है। और 30 जो आपने बताया कि 30 मार्च तक चलेगा, इसके बाद हम न्यू ईयर मनाएंगे अपने हिंदी रीति के बाद। न्यू ईयर मनाने का हमारा तरीका अभी तो बात हुई नहीं। तो 30 मार्च से ही गुड़ी पड़वा, वर्ष प्रतिपदा के दिन से ही, हाँ, वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, जो भी हम कहें उसको, तो 30 जून तक जल गंगा संवर्धन का अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। ये पिछले वर्ष से चालू हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको शुरू कराया। और उनका जो विचार है कि प्रदेश की जो सारी नदियां हैं, आश्चर्य है कि जैसे भोपाल में 7 नदियां हैं, पर कम लोगों को जानकारी है।
उज्जैन में 13 नदियाँ थी, कम लोगों को जानकारी है। जाना पाँव से 7.5 नदी निकलती हैं, कम लोगों को जानकारी है। 7.5 का क्या हिसाब है। या अमरकंटक से 2 एक नदी और एक नद, नर्मदा और सोन, ये भी निकलते हैं। तो लगभग प्रदेश में 212 नदियाँ हैं जो सूख गई हैं या जो। तो हमारा मानना है कि जब हम कहते हैं, मुहावरे में नहीं है ये, कि जल ही जीवन है, तो जल तो हम सुखाते जा रहे हैं। तो जैसे हम खुद ही देखें, जैसे क्षिप्रा जब सूख रही थी तो उज्जैन भी सूख रहा था। महाकाल की जब हम उपेक्षा कर रहे थे तो शहर भी उपेक्षित था और दरिद्र था। पिछले 5-7 सालों में जो उज्जैन का 10 सालों में जो विकास हुआ है, और वो बहुआयामी है। माने विज्ञान की गतिविधियाँ वहाँ हो रही हैं, इसके अलावा उद्योग का भी विषय भी है, साइंस सिटी भी बनने जा रही है, मेडिसिटी भी बनने जा रही है, ऐसी तमाम सही गतिविधियाँ हो रही हैं। तो ये जो जल गंगा संवर्धन के बहाने से प्रदेश की नदियों को न केवल खोजना, उनके आख्यान के बारे में अवगत होना, समाज को सुपरिचित कराना कि भाई कौन सी नदी, नर्मदा है तो कैसे आरंभ हुई, सोन है तो उसका क्या पौराणिक और पारंपरिक क्या महत्व है। इसके अलावा इसको यूँ भी देखना चाहिए, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो एक बड़ी घटना यहाँ घटी है मध्य प्रदेश में, कि केन बेतवा और चंबल और ये सारी जो नदियों का फिर से जो एक परियोजना जो चालू हुई है, तो इससे मध्य प्रदेश की लगभग आधी आबादी को जल का, कृषि का और तमाम सारे उसे वो मिल रहा है। नहीं तो वो ज़माना, समय ज़्यादा दूर नहीं है जब हम अखबारों में पढ़ते थे कि सब सागर में पानी की कमी है गर्मी में, तो ट्रेन से पानी भिजवा रहे हैं, है ना, या एक टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो नदियाँ यदि सूखी, जो विरासत हमारी जो भी है, ये भी उसमें शामिल होगा। इसके बाद 30 तारीख के वो शामिल ही है। और हमने उसका आख्यान और सैटेलाइट मैपिंग, वो सर्वे है। तो ये भी मध्य प्रदेश में हमने पहली बार किया। देश का मुझे नहीं मालूम, क्यों मैं दावा नहीं करना चाहता, लेकिन अब वो पूरे मध्य प्रदेश का जो 212 नदियाँ जो हैं और जो जल संरचनाएँ हैं, तो जल संरचनाएँ कम से कम 1 लाख जल संरचनाएँ हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में चिंता करना, ये सारा 30 जून तक चलेगा। और उसके बाद जाहिर है कि वर्षा का मौसम चालू हो जाएगा, तो ईश्वर की कृपा से हमारी नदियाँ, हमारे पोखर, हमारे तालाब हरे भरे हों और जीवन हरा भरा हो। हमारे साथ थे श्री राम तिवारी साहब का साफ तौर पर कहना है, एक मूल अगर हम बात करें तो विरासत से विकास की अवधारणा को सिद्ध करते हुए 127 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। और स्वदेश न्यूज़ की भी ये पहल है कि वहाँ से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्ट वाइज बनाया जा रहा है, वो जो हमारी विरासत को सहेजने का काम वहाँ पर किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे कहेंगे वो एक कहीं न कहीं देश के विकास में वो भागीदार बनेगा। 127 दिवसीय जो महोत्सव वहाँ लगाया जा रहा है, उसमें आप आइए। और उसके जो सूत्रधार हैं, निश्चित तौर पे कहेंगे पूरी जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, विक्रमादित्य शोधपीठ के संस्थान के जो डायरेक्टर हैं श्री राम तिवारी लगे हुए हैं। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो उसका उद्घाटन कौन करेगा, लेकिन प्रयास यही हो रहा है, क्योंकि उज्जैन में हो रहा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तो सराहना की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम के साथ ये 1 दिवसीय का जो 24 फरवरी से 26 फरवरी तक भोपाल में चलेगा, इसके बाद 26 फरवरी के बाद ये उज्जैन में पूरा कार्यक्रम होगा। 127 दिन विश्व रिकॉर्ड भी हो सकता है बन जाए, क्योंकि अभी तक विश्व में हमने नहीं सुना कि इतना बड़ा मेले का आयोजन किया गया हो। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।